सिंह। बुलेटिन की शुरुआत धमकी, रंगदारी और फायरिंग की खबर से। झुंझुनू के पिलानी में सुपर स्टोर पर फायरिंग मामले में नया मोड़ सामने आया। इसमें लॉरेंस गैंग की एंट्री हो चुकी है। दरअसल पीड़ित व्यापारी आशीष अग्रवाल ने बड़ा खुलासा किया कि 2 दिन पहले उनके पास व्हाट्सएप कॉल आई, जिसमें लॉरेंस गैंग का सदस्य बताते हुए 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। आशीष ने मामले को हल्के में ले लिया और पुलिस को इसकी कोई रिपोर्ट नहीं की गई। इसके बाद गुरुवार शाम दुकान पर 3 राउंड फायर किए गए। आपको बताते चले कि हाल ही में झुंझुनू जिले के बिसाऊ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हारून खत्री से भी लॉरेंस के गुर्गों के द्वारा फिरौती मांगने का केस थाने में दर्ज हुआ। लगातार फिरौती मांगने की घटनाओं के सामने आने से लोग दहशत में हैं। तो पीड़ित व्यापारी ने बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है कि 2 दिन पहले एक व्हाट्सएप कॉल आई थी और उस कॉल में यह बताया गया था कि वो लॉरेंस का गुर्गा है और उसने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। स्टोर के ऊपर दो अज्ञात लड़कों ने और 3 राउंड फायर किए हैं। परसों मेरे पास कॉल आया था 50 लाख की फिरौती के लिए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया गया था और उसमें बाद में उस बंदे ने बताया कि मैं गुंडी बोल रहा हूँ। उसने मेरे से 50 लाख रुपए मांगे थे और मेरे को बोला था कि 2 दिन बाद में दोबारा फ़ोन करेगा। हालांकि मैंने अपनी असमर्थता जता दी थी कि मेरे पास ना तो इतने पैसे हैं, ना मैं ऐसा कोई व्यापार करता। मैं सिर्फ एक किराने का स्टोर चलाता हूँ जिसमें इतनी पैदा नहीं है कि मैं उसको पैसा दे सकूँ। लेकिन फिर भी कल उसने वारदात को अंजाम दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता झुंझुनू से टेलीफोन लाइन पर कृष्ण सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं। कृष्ण, फायरिंग मामले में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आ रहा है, पुलिस ने क्या कहा? जी, मैं आपको बता दूं कि इस सप्ताह में दूसरा ये धमकी भरा मामला सामने आया है। इससे पहले लॉरेंस गैंग के दुर्गे संपत नेहरा और रोहित गोदारा द्वारा बिसाऊ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हारून खत्री को धमकी देने का मामला सामने आया था। और अब जो नया मामला ये पिलानी में व्यापारी से रंगदारी मामले का मामला सामने आया है। इसमें मामले में जो पुलिस ने है वो सूरज उर्फ कुंडू है, उसको इस मामले में नामजद किया है और उसके हरियाणा में संभावित ठिकाने हैं, वहां पर पुलिस टीम है वो लगातार दबिश दे रही है। और इस विषय में पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पुलिस है वो गिरफ्तारी करेगी। जी, तो इसमें और किसका नाम सामने आया है ये बताइए? एक ही आरोपी है या फिर अन्य भी है? हाँ, ये बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आए थे और उन्होंने पहले इनको व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी देते हुए 50 लाख फिरौती मांगी थी और अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया था। और इसके बाद इन्होंने कल शाम को है वो दुकान के बाहर है जो फायरिंग की थी और इस दुकान पर 3 राउंड फायर किए थे। तो बाइक पर जो सवार होकर बदमाश आए थे कृष्ण, पुलिस ने क्या कहा? क्या ये वही बदमाश है जिन्होंने फोन किया था? ये कैसे पता चला? इससे पहले भी इस बदमाश ने है वो धमकी देने का मामला पहले भी कारित कर चुका है। और व्यापारी द्वारा जो मामला दर्ज करवाया गया है उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे थे उस आधार पर पुलिस ने है वो इसकी शिनाख्त की है और पुलिस टीम इसके जो हरियाणा में महेंद्रगढ़ इलाके में संभावित ठिकाने हैं वहां पर दबिश दे रही है। जी ठीक है कृष्ण, शुक्रिया जानकारी के लिए। उधर कोटा में दिन दहाड़े एक डॉक्टर के घर में घुसकर एक महिला को पिस्टल से धमकाकर मोबाइल लूट की वारदात हुई है। इस वारदात की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। वारदात को अंजाम देकर भागते हुए बदमाश की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और साक्ष्य जुटाए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद लोगों में आक्रोश है। हालांकि डॉक्टर की पत्नी और उनकी बहू ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश का सामना किया और पिस्टल छीन ली। डर के मारे बदमाश मौके से पिस्टल छोड़कर चले गए हैं। पीड़िता तरुण लता गुप्ता और अर्पिता गुप्ता ने दादाबाड़ी थाने में शिकायत दी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आरसी गुप्ता की पत्नी और उनकी बहू घर पर ही थी। इसी दौरान एक बदमाश पिस्टल लेकर आया और डॉक्टर की पत्नी तरुण लता गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी। हाथापाई में बदमाश की पिस्टल मौके पर रह गई, जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल दादाबाड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना होना दिल दहलाने वाली घटना है। डॉक्टर साहब आरसी गुप्ता जी हमारे यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सक है। रात दिन यहाँ भीड़ लगी रहती है, लोगों की आवाजाही बनी रहती है। मुख्य मार गई है डिस्पेंसरी। इसमें चोरों का एक हौसला इतना बुलंद हुआ कि घर में घुस के और भाभी जी से गंद दिखा के मोबाइल छीना,
लूटने की कोशिश करी। ये तो भाभी जी ने तत्परता दिखाई और एक मतलब उनका भाभी जी का हौसला मान लो कि वो यहाँ से पक गए, नहीं तो आज किसी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता। तो सीसीटीवी में कैद ये वारदात हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाओं से भिड़ता हुआ बदमाश नजर आया था। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता ओम प्रकाश टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, पता चल पाया बदमाश कौन है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं काफी हद तक, लेकिन अभी फिलहाल ये बदमाश कौन था और किस इरादे से आया, किसके सहयोग से आया, फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन लूट के इरादे से ही इन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया। लेकिन पुलिस ने जब इसकी पिस्टल जो छोड़ के भाग गया था वो बरामद की, तो जानकारी में सामने आया कि ये बच्चों को खेलने वाली एक खिलौने वाली पिस्टल बताई जा रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दिन दहाड़े इस तरह जब क्योंकि पोस्ट कॉलोनी है, जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं और थाने के पास में ही ये पूरा इलाका है, और जब दिन दहाड़े इस तरह की वारदात हो जाती है तो निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों में इस वारदात के बाद आक्रोश व्याप्त है और लगातार लोग कह रहे हैं कि पुलिस की गश्त बढ़नी चाहिए और पुलिस का जो खौफ बदमाशों में जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं है। बदमाश बेखौफ होकर इस तरह की वारदात को पहले भी अंजाम दे चुके हैं और फिलहाल जो है दादाबाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और बदमाश जब घर से वापस पिस्टल छोड़ के भाग रहा था उस समय की तस्वीर जरूर कैद हुई। दादाबाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की ठीक है प्रकाश, नजर बनाए रहिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया जानकारी के लिए। विराटनगर पालिका में सामान खरीद में धांधली की शिकायत पर एक्शन में आई एसीबी की टीम आज एक बार फिर से नगर पालिका पहुंची। इस दौरान ईओ और जेईएन समेत 7 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। एसीबी टीम ने ईओ और जेईएन से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके फोन बंद पाए गए। एसीबी के पालिका कार्यालय पहुंचने पर कई पार्षद भी पालिका कार्यालय पहुंच गए और पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत की। इस दौरान चेयरमैन उर्मिला अग्रवाल ने भी एसीबी की टीम से पूछताछ की। टीम ने सीज किए गए कमरे के ताले तोड़कर दस्तावेज खंगाले और अपने कब्जे में ले लिए। आपको बताते चले कि विराटनगर नगर पालिका में सामान खरीद में हुई धांधली की शिकायत पर एसीबी की टीम ने 2 दिन पहले कार्रवाई की थी। एसीबी में की गई शिकायत में विराटनगर ईओ और अन्य पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ईओ मनीषा यादव के पास विराटनगर और पावटा प्रागपुरा नगर पालिका का संयुक्त चार्ज है। ऐसे में एसीबी की टीम ने गुरुवार शाम को पावटा प्रागपुरा नगर पालिका पहुंचकर ईओ और अन्य कर्मियों के कमरे सीज किए। तो एसीबी की टीम पालिका दफ्तर पहुंची, जहां पर एक कार्रवाई की गई है। हालांकि जो कर्मचारी इस दौरान अनुपस्थित पाए गए थे उनसे फोन पर बात की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जयपुर ग्रामीण से हीरालाल टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हीरालाल, छानबीन में क्या कुछ मिला है एसीबी को? जी देखिए, एसीबी जब यहाँ मौके पे पहुंची तो यहाँ कमरों के ताले लगे हुए थे और अधिकारी भी यहाँ से नदारद थे, क्योंकि कल शाम को जब एसीपी विराटनगर के बाद पावटा नगर पालिका में पहुंचे जी, पावटा नगर पालिका के जो ईओ हैं उनके पास भी जो विराटनगर नगर पालिका का चार्ज था, इसके चलते उन्होंने यहाँ कार्रवाई की थी और उन्होंने यहाँ कमरों को सीज किया था और नोटिस भी चस्पा किया था और अधिकारी को तलब करने के लिए नोटिस चस्पा किया था। लेकिन आज जब एसीबी यहाँ पहुंची तो अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचे। एसीबी टीम ने है जो चेयरमैन को मौके पे बुलाया, उनसे भी अधिकारियों को फोन करवाया, लेकिन जो अधिकारी थे, जो ईओ और जेएन थे, उनके फोन बंद मिले। इसके बाद है जो एसीबी की टीम ने ताले चेयरमैन की मौजूदगी में तोड़े और वहां से जो आवश्यक दस्तावेज थे उनको अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच चल रही है, जो जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि जो इस प्रकार से पूरी एसीबी की 3 दिन से जो कवायद चल रही है, जो कार्रवाई चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं बड़े भ्रष्टाचार की बू सामने आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी के लिए। दुबई में रहने वाले सीकर के एक शख्स को ईडी के 3 फर्जी नोटिस मिले। तीनों नोटिस स्पीड पोस्ट के जरिए एक साथ भेजे गए। आरोप है कि इन फर्जी नोटिस में 2 ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए थे, जबकि एक में सर्च वारंट का जिक्र था। नोटिस मिलने के बाद पेशे से बिल्डर बनवारी लाल दिल्ली के ईडी दफ्तर पहुंचा तो पता चला कि भेजे गए सभी नोटिस फर्जी थे, जिसके बाद पीड़ित ने उद्योगनगर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस को दी गई शिकायत में बिल्डर बनवारी लाल जहांगीर ने बताया है कि 17 नवंबर को दुबई से सीकर आया था वह। यहां उनके परिवार में शादी का कार्यक्रम था। करीब 1 महीने के बाद 19 दिसंबर को ईडी का नोटिस मिला, जिसमें उन्हें दिल्ली ऑफिस में पेश होने की बात कही गई। जब उन्होंने ऑफिस जाकर पता किया तो सामने आया कि उन्हें भेजे गए नोटिस फर्जी थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दी।
नवंबर को, और मेरी बच्ची की शादी थी 15 दिसंबर की। तो 15 दिसंबर के बाद में मेरे को 19 तारीख को करीब 12-12:30 के करीब ये नोटिस मिला था। ये पोस्ट ऑफिस से कुछ बंदा आया था, वो नोटिस दे के गया। जैसे मैं ओपन किया तो ये तो इंडिका ये था, समन था ये। तो फिर मैं मेरे सीए को पूछा, तो बोले यार इस मामले में तो आपको ईडी पास जाना पड़ेगा। तो फिर बाद में मैं ईडी ऑफिस में गया। 21 तारीख को 11 बजे मैं 3 नंबर गेट पे चला गया था। तो उसने बोला कि यहाँ से कोई डिस्पैच नहीं हुआ है ईडी का, और आप जो लोकल एरिया है, लोकल एरिया के अंदर आप जांच कराओ, उसमें आप मुकदमा दर्ज कराओ, वहाँ की जांच होगी। उसके बाद में मैंने क्या किया, फिर वो उसने ईडी वालों ने बोला कि आप दिल्ली में ये ईडी का जो एरिया का जो थाना लगता है तुगलक रोड दिल्ली, वहाँ पे भी एप्लीकेशन दिया था। उसके बाद में इसको ईडी डायरेक्टर को हमने इसका कंप्लेंट का लेटर दे दिया, उसको भेजा। स्पीड पोस्ट से उसने बताया कि स्पीड पोस्ट से आप भेजो, तो उसको उसने भेज दिया। दिल्ली डीसीपी को भेजे और दिल्ली आयुक्त को भेजा है। तो उसके बाद में वहाँ पे सीकर के अंदर भी इसका मुकदमा दर्ज करवाया। ये मामला हुआ, लेकिन मेंटली काफ़ी इसमें प्रॉब्लम हुआ है। कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा निरस्त पेपर वायरल होने की वजह से की गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किए आदेश। मामले की अब 3 मार्च को परीक्षा होगी। 19 फरवरी 2023 को हुई थी परीक्षा। एसओजी ने की थी मामले की जांच। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 19 फरवरी 2023 को परीक्षा हुई थी। हालांकि पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा मामला था, इस वजह से इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। एसओजी ने पूरे मामले की जांच की। अब बताया जा रहा है कि 3 मार्च यानी कि 2024 में 3 मार्च को इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दौसा में जमीन विवाद में हुई खूनी संघर्ष में एक महिला की जान चली गई। 4 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने 3 नामजद सहित करीब 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने लालसोट रोड पर जाम भी लगाया। हालांकि कुछ देर बाद ही पुलिस ने समझाइश करके जाम खुलवा लिया। लालसोट दौसा रोड पे कोई ज़मीनी विवाद को लेकर के और 20-25 आदमियों ने दूसरे गुट पे हमला किया रात को। इसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जिसपे धारा 302 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की गई है और मुलजिमों की तलाश जारी है। और मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। कल दोपहर बाद मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। भजनलाल शर्मा कैबिनेट कल शपथ ग्रहण करेगी। 3:15 पर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र दिलाएंगे नए मंत्रियों को शपथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। नवनिर्वाचित विधायकों से लेकर के चाहे विपक्ष की बात करें या फिर राजस्थान की जनता की बात करें, सभी लोगों की निगाहें बस इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर भजनलाल के भरोसेमंद कौन होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बताया जा रहा है कल दोपहर बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, और अब की बार जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं कल हर हाल में भजनलाल कैबिनेट शपथ ग्रहण करेगी और कल दोपहर बाद का 3:15 बजे का जो वक्त है वो तय बताया गया है। और करीब 20 मंत्री कल शपथ ग्रहण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, वहां पर वो तमाम जो पार्टी के बड़े नेता उनसे बात करेंगे। उसके बाद में कल सुबह उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। हो सकता है वो सीधे कल राजभवन भी चले जाएं और शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल से भी बात करें। लेकिन कल दोपहर बाद का वक्त फिलहाल तय बताया जा रहा है और कल माना यही जा रहा है कि हर हाल में कल शपथ ग्रहण हो जाएगी। भजनलाल जो सरकार है उसका शपथ ग्रहण, उसके मंत्री जो है कल शपथ ग्रहण कर सकते हैं। आज रात्रि विश्राम जो है सीएम दिल्ली में ही करने वाले हैं क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि वो जयपुर से रवाना हो गए हैं और रात्रि विश्राम उनका दिल्ली में करने का कार्यक्रम है। तमाम जो बड़े नेता पार्टी के उनसे उनकी मुलाकात का भी कार्यक्रम है और ऐसे में माना जा रहा है
क्योंकि बीजेपी में अभी हाल के सालों में ये परंपरा है कि जो भी मुख्यमंत्री जब अपने कैबिनेट का विस्तार करता है या मंत्रिमंडल बनाता है तो उससे पहले दिल्ली में बड़े नेताओं से चर्चा करके आते हैं और उसके बाद में यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है। तो उसी परंपरा का लग यही रहा कि भजनलाल शर्मा निर्वाह करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तमाम बड़े जो नेता उनसे मुलाकात करके फिर जयपुर आएंगे और फिर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। तो कल सीएम किस टाइम जयपुर पहुंच जाएंगे ये बताइए, और क्या शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले वो राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कल 10-11 बजे के आसपास सीएम जो है जयपुर लौट सकते हैं। उसके बाद में वो राजभवन जा सकते हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण को लेकर और राज्यपाल को पूरी जानकारी दे सकते हैं कि इतने मंत्री शपथ लेंगे, और उसके बाद में दोपहर बाद में 3:15 बजे जो है राजभवन में शपथ ग्रहण मंत्री जो लोग हैं वो करने वाले हैं। सियासी गलियारों से कुछ निकल के आ पाया क्या बाबूलाल, कितने मंत्री शपथ लेने वाले हैं? जी कम से कम 20 मंत्री होंगे। अगर 3 मंत्री पहले से मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम है, बताया जा रहा है कम से कम 7-8 पद जो हैं वो खाली रखे जाएंगे, जिनका विस्तार जो है लोकसभा चुनाव के बाद में होगा। तो माना यह जा रहा है कि कम से कम 18 से 20 के बीच में मंत्रियों की संख्या रहने वाली है, और ज्यादा जानकारी तो कल उस वक्त ही निकल के आएगी। लेकिन अब इस बात पर निगाहें टिकी है कि कौन कौन मंत्री होगा, क्या पुराने चेहरे जो वसुंधरा राजे की सरकार में थे क्या वो मंत्री बनेंगे या नए चेहरों पर ही दाव लगाया जाएगा, या गुजरात फॉर्मूला होगा जिसमें पुराने चेहरे पूरे बदल दिए गए। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों की बात करें या फिर बात करें गृह मंत्रालय, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। बीजेपी भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार को लेकर के लगातार हमलावर रही थी कांग्रेस पर, और माना यही गया बाबूलाल की इसी की वजह से सत्ता में बीजेपी आई है। ये मंत्रालय किसके हाथ में जा सकते हैं? कुछ कयास लगाए जा रहे हैं क्या? ये बहुत ही सीनियर जो विधायक होते हैं उनको अब तक दिखाने की परंपरा रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार में गृह मंत्री यानी कि पूर्ण गृह मंत्री होता है। कांग्रेस की सरकार में जरूर अशोक गहलोत ने अपने पास से महकमा रखा। 2008 से 13 के बीच में जरूर कुछ साल गृह मंत्री के तौर पर शांति धारीवाल थे, लेकिन बीजेपी की जब भी सरकार आती है तो वो फुल फ्लेज गृह मंत्री रखती है। जैसे कि गुलाब चंद कटारिया वसुंधरा राजे के कार्यकाल में दोनों बार गृह मंत्री के पद पर थे। तो ऐसे सीनियर नेता को गृह मंत्रालय दिया जाएगा जो निर्विवाद हो, जिसके ऊपर कास्ट का टैग नहीं हो, और जिसकी छवि बहुत अच्छी हो, और जिसमें ज्यादा अग्रेशन नहीं हो। ऐसे नेता को गृह मंत्रालय दिया जाएगा। हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार तक ये मंत्रालय मुख्यमंत्री खुद अपने पास भी रख लें, और गृह, होम, PWD, UDH ये ऐसे महकमे हैं जिनके ऊपर सबकी निगाह रहती है। इसमें देखना ये होगा कि पुरानी सरकार में जो 2013 से 18 की वसुंधरा सरकार थी उसमें से कितने चेहरे रिपीट होते हैं, नए चेहरे कितने आते हैं, किस तरह का जो है इसमें मिश्रण देखने को मिलता है। तो पूरा जो भजनलाल जो सरकार होगी वो अपने आप में बहुत सारी चीजें लिए हुई होंगी, जिसमें क्योंकि भजनलाल पहली बार के विधायक है, उनको सहयोग चाहिए होगा जो सीनियर लीडर्स है उनका भी। इसके अलावा जो नए ऊर्जावान विधायक हैं जिनमें क्षमता है काम करने की, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो उनका भी वो इस्तेमाल करना चाहेंगे ताकि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के प्रति लोगों का झुकाव रहे, और जो मिशन 25 है 2024 का उसको वित्त सफलता पूर्वक हासिल किया जा सके। और एक जो छवि है पीएम मोदी की उसको जन जन तक ले जाने वाले चेहरे मंत्रिमंडल में दिख सकते हैं। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर, पूरा होमवर्क करके और पूरी तैयारी करके अब मंत्रिमंडल को रूप दिया जाएगा। तो ऐसे में माना यही जा रहा है। आपका इशारा बाबूलाल उन विधायकों की तरफ है क्या जो पहली बार चुन के आए हैं या फिर युवा हैं? क्योंकि आपने जिक्र किया कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव का भी आपने जिक्र किया बाबूलाल। जी देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और पीएम मोदी ने जो काम किया है तो उनकी जो सफलता की गारंटी है, जो उनकी स्कीम से उपलब्धियों की स्कीम है, तो उन गारंटियों को जनता के बीच में लेकर के जाना है। रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो लाभार्थी हैं उनकी तादाद में इजाफा करना है। इसके अलावा जहां पर क्योंकि 10 साल हो गए एंटी इनकमेंसी की का शोर जो है मचाने की कोशिश होगी कांग्रेस की ओर से, तो ऐसी सूरत में काउंटर करने वाले चेहरे होने चाहिए। नए चेहरे होंगे लेकिन तजुर्बे को भी दरकिनार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे चेहरों की जरूरत पड़ेगी जिनके पास अनुभव है, जो डिपार्टमेंट्स जनता से जुड़े हुए हैं, जिनका सीधा जनता से वास्ता पड़ता है। अगर उनमें मंझे हुए राजनेताओं को आप आगे नहीं लाएंगे, विधायकों को मौका नहीं देंगे, तो फिर उनमें नए चेहरे जो है वो कैसे डिलीवर कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ करके और मौका दिया जाएगा मंत्रिमंडल में उन चेहरों को भी
जिनमें काम करने की क्षमता है, जो पार्टी के प्रति निष्ठावान है, जो निर्विवाद है और जिनमें सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है और जिनका मुख्यमंत्री में भरोसा है। तो भजनलाल ऐसे ही लोगों को ज्यादा आगे लाने की कोशिश करेंगे जो काम करने में आगे रहेंगे, नाम में पीछे रहेंगे, जिनको नाम की चाहत कम होगी और काम वो ज्यादा करके, और जो पार्टी के आला कमान का संदेश है कि हमें मीडिया से ज्यादा दूर रहना है, लोगों का काम करना है, ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहना है, जनता के हितों के लिए काम रहना है। तो ऐसी सूरत में जो सोच है केंद्र की, उसको बाबूलाल, सीएम 4:30 बजे के आसपास निकले दिल्ली के लिए। सियासी गलियारों में आपको क्या सुनने को मिल रहा है, बताइएगा कि ये नॉर्मल मीटिंग है केंद्रीय नेताओं के साथ सीएम की, या फिर फाइनल जो लिस्ट तैयार की गई होगी उसको लेकर के सीएम पहुंचे हुए हैं दिखाने के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि काफी वक्त गुजर गया है और आलोचना भी खूब हो रही है सरकार की कि सब कुछ सामान्य होते हुए भी बीजेपी अपना मंत्रिमंडल गठित क्यों नहीं कर पा रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने इसे एक इश्यू बनाने की कोशिश भी करी है, उनके नेताओं के लगातार बयान भी आ रहे हैं, तो दबाव बहुत है। और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर दिल्ली में थे, जब उन्होंने कन्विंस कर दिया सारे जो बड़े नेता उनको, तो उसके बाद में भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो वहां पर कन्विंस किया जाएगा जिन जिन चेहरों पर पार्टी के आलाकमान ने मोहर लगाई है, उनके साथ में एक फाइनल मीटिंग, उन नामों पर जो है चर्चा जरूर की जाएगी मुख्यमंत्री से, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ में उनको काम करना है। तो ऐसे में एक परंपरा है पार्टी के आलाकमान के साथ, जो भी बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बनते हैं और जब वो मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, जब मंत्रिमंडल गठित करते हैं, तो वो पार्टी आलाकमान के पास जाते हैं और उनसे सलाह मशवरा करते हैं, राय लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, और उसके बाद में वो और यही कुछ करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। बाबूलाल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए अब आपको मिलवाते हैं राम भक्त शबनम से। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर देश भर से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या की ओर कूच कर चुके हैं। इसी को लेकर मुंबई की मुस्लिम युवती शबनम शेख मुंबई से अयोध्या के लिए अपने साथियों रमन राज शर्मा, विनीत पांडे के साथ पैदल निकली हैं। इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी मिला है। शबनम का कहना है कि उन्हें मुस्लिम होने पर गर्व है। अपनी यात्रा को लेकर वह कहती हैं कि लड़की भी पैदल यात्रा कर सकती हैं, दिखाने के लिए वह यात्रा पर निकली है। शबनम का कहना है कि भगवान राम सबके हैं। राम जी को याद करने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं, एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। जय श्री राम, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा उद्देश्य यही है कि लड़के कर सकते हैं पद यात्रा, तो लड़की क्यों नहीं। सबसे पहले जब पता चला लोगों को कि अरे मैं पैदल यात्रा के लिए निकली, तो सबसे पहले सबका रिएक्शन ये था कि अरे तू तो लड़की है, इतना दूर तू जाएगी, वो भी चल के। तो ये लोगों का जो भ्रम है ना कि लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती है, वो मुझे तोड़ना है। और दूसरा ये है कि देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं भी मान सकती हूँ। एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, दिल साफ होना जरूरी है। बस राम जी तो सबके हैं, पूरी भारत के ही नहीं है, पूरी दुनिया के राम जी है। रायपुर में इन दिनों सर्दी की छुट्टियां बिताने वाले पर्यटकों की भीड़ है। शहर के सभी पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। तो वही नए साल के स्वागत करने के लिए भी पर्यटकों का झीलों की नगरी उदयपुर पहुंचना शुरू हो चुका है। तो उदयपुर सहेलियों की बाड़ी पर जो है पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं और वहां पर नया साल क्योंकि अब आने वाला है, तो उसको लेकर के उदयपुर जो नगरी है वो गुलजार हो चुकी है पर्यटकों से। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।